बायोलॉजी ग्रेड 10 FEIC डोमेन ह्यूमन फिजियोलॉजी सब डोमेन रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक्सरसाइज करने लगे हैं फ्रॉम कैंथा पब्लिशर की बुक। कैंथा पब्लिशर की बुक आप लोगों को हर SLO से रिलेटेड MCQ शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड करती है। सबसे पहले SLO की तरफ जाते हैं। इसके जो MCQs हैं हमारे पास ये हैं। MCQ नंबर 1 है द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम वेयर गैसियस एक्सचेंज अकर्स इज। इसका आंसर है एल्वियोलाई, क्योंकि एल्वियोलाई के अंदर गैसियस एक्सचेंज हो रहे हैं। दूसरा हमारे पास MCQ है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द बॉडी एंड एनवायरमेंट्स इज कॉल्ड respiration। ठीक है, द स्ट्रक्चर विथ क्लोजेस ऑफ द larynx when food is being swallowed is epiglottis। gaseous exchange in the lungs happen by the process of diffusion होती है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, जिसके रिजल्ट में gaseous exchange होता है। पांचवा हमारे पास MCQ है विच सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इज करेक्ट इन एयर पैसेजवे ऑफ मैन। तो मैन की यानी वो कहना चाह रहे हैं ह्यूमन की एयर पैसेजवे के अंदर कौन सा सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन ठीक है। तो नेजल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स। इसका ध्यान रखना है, लैरिंग्स और फेरिंग्स का पहले फेरिंग्स आता है, फिर लैरिंग्स आता है, फिर ट्रैकिया और आखिर में ब्रोंकाई। ठीक है, इसके शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहला शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, इन्होंने एक डायग्राम दिया ऑफ एल्वियलस और वो ये कह रहे हैं कि इसके इर्द गिर्द कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, आप लोगों ने A, B और C को लेबल करना है। तो अगर हम लोग A को देखें तो इट सीम्स के वो वॉल्स ऑफ कैपिलरीज की तरफ इशारा कर रहा है, तो हम लोग उन्हें कहते हैं एंडोथेलियल सेल्स। तो A एंडोथेलियल सेल्स है। अगर तो वो रेड ब्लड सेल्स की तरफ इशारा कर रहा है तो वो डीऑक्सीजनेटेड, जिनके अंदर भी ऑक्सीजन नहीं गई, वो वाले रेड ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, उसके बाद B वो एल्वियोलाई की वॉल्स की तरफ इशारा कर रहा है, देखें B। तो ये है हमारे पास स्क्वामस एपिथेलियम सेल। सी जो है वो ऑब्वियसली आरबीसी की तरफ इशारा कर रहा है, बट वो ऑक्सीजनेटेड आरबीसी है, इनके अंदर ऑक्सीजन जा चुकी है, डिफ्यूज हो चुकी है। बी पार्ट हमसे कहता है आइडेंटिफाई द गैसेस एक्स एंड वाई। तो एक्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, थ्रू ब्लड आप लोगों के एल्वियोलाई के अंदर आ रही है, और वाई ऑक्सीजन है। ठीक है, उसके बाद सी कहता है वाई इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई सूटेड फॉर गैस एक्सचेंज। तो एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए परफेक्ट होती हैं। प्रॉपर्टीज मैंने लिस्ट कर दी हैं। इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इसकी थिन वॉल्स होती हैं, ओनली 2 सेल थिक वॉल होती है जिसके अंदर से गैस ने गुजरना है। एक वॉल्स ऑफ कैपिलरीज एंड एक वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई, और उनके भी जो सेल्स होते हैं वो भी पिच के होते हैं। देन वो मॉइस्ट होता है, उसकी वेंटिलेशन गुड होती है, यानी उसके अंदर कैपिलरीज बहुत ज़्यादा डेंस होती हैं एंड उसकी डिफ्यूजन ग्रेडियंट जो होता है वो स्टीप होता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द रोल ऑफ नेजल कैविटी इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो नेजल कैविटी जो होता है इसके अंदर हमारे पास सीलिया होते हैं जो फिल्टर करते हैं और मॉइस्चराइज करते हैं एयर को। उसके बाद हमसे थर्ड क्वेश्चन में कहते थे कि एल्वियोलाई किस तरह गैस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करता है। तो इसकी ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये गैस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करती हैं। थर्ड वो हमसे कहता है व्हाट इज द रोल ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन एंड प्लूरल फ्लूइड इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो प्लूरल मेम्ब्रेन और प्लूरल फ्लूइड जो होता है वो लंग्स के इर्द गिर्द एक डबल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। वो कहना है कि इसका रोल क्या है। इसका रोल ये होता है कि ये कुशन का काम करता है फॉर लंग्स, और ये चेस्ट वॉल के साथ अटैच्ड होता है और लंग्स की जो मूवमेंट होती है उसको फैसिलिटेट करता है। ठीक है, तो जो प्लूरल फ्लूइड है ना वो फ्रिक्शन को रोकता है और वो कुशन का काम करता है, मैंने लिख दिया। एंड प्लूरल मेम्ब्रेन जो है वो लंग्स को प्रोटेक्ट भी करती हैं और चेस्ट वॉल के साथ अटैच रहती हैं, जो आपकी मूवमेंट होती है उनको फैसिलिटेट करती हैं। देन हमारे पास लॉन्ग रिस्पॉन्स क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसके अंदर पहला है डिस्क्राइब द पाथवे ऑफ एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स टू द एल्वियोलाई। यानी हम लोग नॉस्ट्रल से लेके एल्वियोलाई तक सारे डिस्कस करने। नॉस्ट्रल्स तो आप लोगों के वो दो सुराख हैं जो आप लोगों के नाक के अंदर। तो हाँ, सबसे पहले हम लोग इसलिए डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, और हम लोग शुरू से शुरू हो जाते हैं नोज। ठीक है, नोज वो एक्सटर्नल ओपनिंग है टू द नेजल कैविटी। देखो इससे पहले आप लोग नोस्ट्रल्स भी बताओ। उसके बाद नेजल कैविटी है जो फिल्टर और मॉइस्चराइज करती है एयर को। फेरिंग्स है जो एयर और फूड के लिए कॉमन पैसेज है। देन एपिग्लोटिस वो ढक्कन टाइप चीज़ है जिसने ट्रैकिया में उतरने से रोकना है फूड को। देन लैरिंग्स है, इसको आप लोग वॉइस बॉक्स कहते हो। और ट्रैकिया आ जाता है उसके बाद, जो एयर वे है लिरिंग्स से लंग्स तक। उसके बाद आप लोगों की आ जाती हैं ब्रोंकाई, जो दो में ट्रैकिया डिवाइड होता है, दोनों लंग्स की तरफ जाता है। उसके बाद ब्रोंकियोल्स आ जाते हैं, ब्रोंकाई का छोटा वर्जन। ठीक है, और यानी लेस देन 1 मिलीमीटर जिनका डायमीटर होता है। एंड देन एल्वियोलाई लास्ट में आते हैं, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होनी है, O2 और CO2 का एक्सचेंज होना है। उसके बाद अगला जो एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन हमसे कहता है एक्सप्लेन हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द लंग फैसिलिटेट एफिशिएंट ब्रीदिंग एंड गैस एक्सचेंज। यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर ऑफ लंग बताना है कि वो किस तरह एफिशिएंट ब्रीदिंग और गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है। तो इधर हमें पता है कि लंग्स के अंदर बहुत से एल्वियोलाई होते हैं। एल्वियोलाई की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम लोगों ने पढ़ी हैं यही गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं, जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है। उसके बाद ये कि जो प्लूरल मेम्ब्रेन है, प्लूरल फ्लूइड है, ये भी लंग्स की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ही आते हैं ना, तो ये भी फैसिलिटेट करते हैं ब्रीदिंग और गैसियस एक्सचेंज को।
तो गैसियस एक्सचेंज की उन्होंने बात की तो हम लोगों ने एल्वियोलाई बताना, और ब्रीदिंग में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन आती है तो उधर ये प्लूरल मेम्ब्रेन वगैरह की हम लोगों ने बात कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे हमारा वाला क्वेश्चन पूरा हो गया। इसके बाद अगला ऐसा लो है और उसके एमसीक्यूज हमारे पास ये हैं। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द चेस्ट कैविटी एक्सपैंड्स। इंस्पायरेशन होती है हवा को अंदर लेना, और उस वक्त आपकी चेस्ट कैविटी एक्सपैंड हो रही है, ठीक है। व्हाट डज नॉट हैपन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन इन मैन। तो डायफ्राम बिकम डोम लाइक नहीं होता, ये तब डोम लाइक होता है जब एक्सपायरेशन हो रही है, ठीक है। इंस्पायरेशन के वक्त ये डोम लाइक नहीं होता। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर इन द थोरेटिक कैविटी ड्यूरिंग इनहेलेशन। तो जो आपकी थोरेटिक कैविटी होती है वो इंक्रीज होती है क्योंकि इनहेलेशन के वक्त आप लोग हवा को अंदर ले रहे हो, और जो उसका प्रेशर है वो डिक्रीज होता है। अभी हम लोग आगे शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि क्यों प्रेशर डिक्रीज होता है, ठीक है। व्हाट हैपेंस टू द एयर प्रेशर इनसाइड द लंग ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। तो एक्सहेलेशन के वक्त अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है और इनहेलेशन के वक्त अंदर का प्रेशर कम हो जाता है। हाउ डज द रिब्स एंड डायफ्राम बिहेव ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। तो ये वाला जो हमारे पास एमसीक्यू था इसकी सारी ऑप्शंस गलत थी, ठीक है। छोटी सी उनसे मिस्टेक हो गई थी कि रिब्स जो है उन्होंने नीचे मूव करना है बट डायफ्राम ने डोम लाइक होना है, तो उन्होंने कहीं भी वाली ऑप्शन नहीं दी थी, ये हमारी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद हमारे शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन आ जाते हैं। वो पहला क्वेश्चन हमसे कहते हैं डिफाइन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इन टर्म ऑफ द मूवमेंट ऑफ एयर इन द लंग्स। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हमसे पूछे थे। इनहेलेशन के वक्त एयर अंदर जाती है, रिब्स आउटवर्ड यानी फूलते हैं और अपवर्ड जाते हैं, और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब भी डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये डोम लाइक शेप में नहीं जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होकर प्लेट लाइक शेप में जाता है, एंड जब ये रिलैक्स होता है तब ये डोम लाइक शेप में जाता है। तो एक्सहेलेशन के वक्त ये रिलैक्स होता है, ठीक है। उसके बाद हमसे दूसरा क्वेश्चन कहते हैं व्हाट हैपेंस टू द डायफ्राम ड्यूरिंग ब्रीदिंग एंड हाउ डज इट इफेक्ट द थ्योरेटिक कैविटी। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन ये कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन ये रिलैक्स करता है, और ये एयर को अंदर ये चेस्ट कैविटी जो होती है थ्योरेटिक कैविटी, इसको एक्सपैंड होने में हेल्प करता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट होने में हेल्प करता है ताकि एयर को अंदर भी आने दे और स्क्वीज आउट भी करने दे, ठीक है। ये डायफ्राम का मेन फंक्शन। उसके बाद थर्ड है गिव द रोल ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स इन द ब्रीदिंग प्रोसेस। हम लोगों ने पढ़ा था कि लंग्स के अंदर इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, वो पूछेंगे इनका क्या फंक्शन है इन द ब्रीदिंग प्रोसेस। तो इनका ये फंक्शन है कि इन्होंने जो रिब्स है ना उनको ऊपर उनको लिफ्ट करना पुल करना, यानी जब लिफ्ट करने का वक्त आएगा तो उनको लिफ्ट करना है, एंड जब पुल करने का वक्त आएगा तो उनको पुल करना है, और उनको अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, जब इनहेलेशन करनी है तो अपवर्ड और जब एक्सहेलेशन करनी है तो डाउनवर्ड। तो ये जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं ना ये वो रिब केज को लिफ्ट और पुल करते हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के वक्त। इनका मेजर फंक्शन ये है, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछते हैं डिस्क्राइब द प्रेशर चेंजेस इनसाइड द लंग ड्यूरिंग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। कि इनहेलेशन के वक्त आपके लंग का अंदर का प्रेशर क्या होता है और एक्सहेलेशन के वक्त क्या होता है। तो अक्सर यूँ लगता है कि इनहेलेशन के वक्त आप लोग ज़्यादा हवा अंदर भर रहे हो तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, पर यूँ नहीं है। हम लोग इसे फॉर्मूला से भी समझेंगे। तो इनहेलेशन का प्रेशर जो होता है आपके लंग्स के अंदर डिक्रीज कर जाता है क्योंकि आपके लंग्स का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है और उसके अंदर गैस के पार्टिकल्स कम होते हैं। इसी तरह एक्सहेलेशन के वक्त आप लोगों के लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाता है, गैस के पार्टिकल ज़्यादा होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि P इज इक्वल टू F/A, यानी P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। आप लोगों का एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ये उस तरह है, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और ये ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन डिटेल। तो ब्रीदिंग हम लोगों ने मैकेनिज्म पढ़ना है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन इसके अंदर आती हैं, ठीक है। ये दोनों डायग्राम्स इसके अंदर आती हैं एंड डन, ठीक है। उसके बाद हमसे वो अगला से लोग कहते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन कंपोजिशन ऑफ इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। इसके एमसीक्यूज हैं विच कंपोनेंट रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम इन इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। तो ये नाइट्रोजन है क्योंकि नाइट्रोजन की जो एयर में फॉर्म है वो N ट्रिपल बॉन्ड N है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो आपकी बॉडी इधर से नाइट्रोजन को यूज़ नहीं करती, आपके फूड के अंदर वाले नाइट्रेट्स को यूज़ करती है। उसके बाद है व्हेन वी ब्रीथ इन वी इनहेल मैनी गैसेस इंक्लूडिंग ऑक्सीजन। What happens to the gases that the body can't use? They are exhaled easy। जो आपकी बॉडी यूज़ नहीं कर सकती वो एक्सहेल वापस कर देती है, ठीक है। विच गैस शोज द ग्रेटेस्ट परसेंटेज डिक्रीज इन एक्सपायर्ड एयर। तो ये ऑक्सीजन है क्योंकि इसके अंदर ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन इंस्पायर्ड एयर। तो वो है आप लोगों की 21%। अच्छा, इससे ऊपर वाले एमसीक्यू के ऊपर आए तो उन्होंने पूछा है कि ग्रेटेस्ट परसेंट डिक्रीज किसके अंदर, तो वो तो ऑक्सीजन है, बट ग्रेटेस्ट परसेंट इंक्रीज ये भी आप लोग याद रखें कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है परसेंटेज में, अराउंड 100 लैब चलती है, ठीक है। 100 टाइम्स ये इंक्रीज हो जाती है। लाइक 0.04 इनहेल होकर तो 4% एक्सहेल होती है। तो ये सबसे ज़्यादा एक्सहेल होती है और वो सबसे कम वो सबसे ज़्यादा डिक्रीज हो गई होती है, इसके परसेंटेज सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो गई होती है, ठीक है।
उसके बाद शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। तो ये मैंने बता दिया कि इंस्पायर्ड एयर वो है जो आपकी बॉडी अंदर लेके जाएगी, एक्सपायर्ड जो आपकी बॉडी बाहर निकालेगी, ठीक है। वो कहना है व्हाट चेंजेस अकर इन द कंपोजिशन ऑफ इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर मैं फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन में ही दूंगी जो टेबल के फॉर्म में। अभी हम लोग थर्ड वाला सॉल्व करते हैं, व्हाई इज देयर अ डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। मैं बता रही हूँ इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के जो बिलियंस ऑफ सेल हैं वो हर वक्त सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्स्टेंटली फॉर्म हो रही है। तो एक्सपायर्ड एयर में गैशियस एक्सचेंज के थ्रू, एल्वेलाई के थ्रू, तो ये एक्सपायर्ड एयर में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ऐड हो जाती है, ठीक है। अब हम लोग दूसरे और चौथे क्वेश्चन का आंसर करते हैं, वो टेबल के फॉर्म में ही आप लोग दूसरे का आंसर देंगे और फोर्थ वाले में कह रहे हैं कि कंप्लीट दिस टेबल। तो सबसे पहले 21% जो इंस्पायर हो रही है कौन सी एयर गैस है और वो एक्सपायर कितनी हो रही है, तो वो ऑक्सीजन है, ठीक है। 16% वो एक्सपायर हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट इंस्पायर हो रही है, एक्सपायर उन्होंने ये जगह छोड़ी थी तो आप लोगों ने यूँ लिखना है। और नाइट्रोजन 79% ही इंस्पायर होती है और 79% ही एक्सपायर होती है, क्योंकि एन ट्रिपल बॉन्ड एन को आपकी बॉडी यूज़ नहीं करती, क्या उनके बॉन्ड तोड़ते हो आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का लास्ट ऐसा लो है जिसके एमसीक्यूज ये हैं, स्मोकिंग हैज़ बीन शोन टू कॉज ऑल ऑफ दिस, सारे लंग के डिजीजेज स्मोकिंग कॉज करती है। विच रेस्पिरेटरी डिजीज इज प्राइमरी ट्रीटेड विद ब्रोंकोडाइलेटर्स। तो ब्रोंकोडाइलेटर्स आर आप लोगों के इनहेलर्स, और ये अस्थमा जो होता है ये ट्रीट होता है थ्रू योर ब्रोंकोडाइलेटर्स, ठीक है। उसके बाद है विच रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज मोस्ट कॉमनली ट्रिगर्ड बाय एलर्जेंस एंड लीड्स टू एयरवे कॉन्स्ट्रिक्शन। तो इसका जवाब है आप लोगों का अस्थमा, ठीक है। ये एलर्जेंस के थ्रू होता है और ये इसके शॉक्स लगते हैं अस्थमा के। उसके बाद है व्हाट रेस्पिरेटरी कंडीशन इज डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो इसके अंदर आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों के ब्रोंकाई फूल गए हैं, तो ये आप लोगों का ब्रोंकाइटिस है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, लिस्ट कॉजेज सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ नमोनिया। तो नमोनिया के मैंने कॉजेज लिख दिए हैं, इस कॉजेज लिख दिए हैं, सिम्टम लिख दिए हैं एंड ट्रीटमेंट लिख दिया। इसकी ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स हैं, सिम्टम जो सारे हैं हेडेक, फीवर, चेस्ट पेन, कफ, सोर थ्रोट, नोजिया और डायरिया, ठीक है। डायरिया एक आप लोगों की डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है बट वो भी इसके सिम्टम है। एंड कॉज ये बैक्टीरिया है, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया है, ठीक है। ये बैक्टीरिया कॉज करता है नमोनिया। उसके बाद हम लोगों से पूछता था कि एक्यूट और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में फ़र्क करो। ये दोनों में फ़र्क है कि एक्यूट जो होती है शॉर्ट टर्म होती है एंड क्रॉनिक लॉन्ग टर्म होती है। उसके बाद अगला वो हमसे शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन कहते हैं, हाउ डज एम्फिसीमा अफेक्ट लंग फंक्शन एंड व्हाट आर इट्स प्राइमरी कॉजेज। तो एम्फिसीमा एक डिजीज़ है जो एल्वेलाई, जिसके अंदर एल्वेलाई डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एंड ये जो होती है इसके अंदर आपकी जो गैशियस एक्सचेंज है वो इंटरप्ट होती है। इलास्टिसिटी ऑफ लंग्स जो होती है वो गेट लॉस्ट, ठीक है। उसकी आपकी जो इलास्टिसिटी होती है लंग्स की, यानी इनहेल और एक्सहेल करने की, एक्सपैंड और रिलैक्स करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो लॉस्ट हो जाती है, क्योंकि आपके एल्वेलाई डिस्ट्रॉय हो गए एंड ये अंडू नहीं हो सकती। अगर आप लोगों को हो गई है तो आप लोग उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते और ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट आप लोगों को वापस आपके नेचुरल फॉर्म में नहीं लेके जाएगी। और इसके कॉजेज हैं स्मोकिंग, डस्ट, पॉलन, एयर पोल्यूशन। सबसे मेजर है स्मोकिंग, इसलिए मैंने उससे इनबॉक्स लिखा है, ठीक है। उसके बाद अगला जो हमसे क्वेश्चन था कि कॉजेज ऑफ लंग कैंसर करो, तो लंग कैंसर एक माइटोटिक एरर है, इसके कॉजेज सबसे ज़्यादा टबाको और स्मोकिंग है। उसके बाद डस्ट और एयर, इसके माइनर एयर पोल्यूशन इसके माइनर कॉजेज हैं। उसके बाद हमसे वो शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन लास्ट करते हैं कि इस वाले टेबल को कंप्लीट करो। तो इधर जो डिजीज़ है जो एलर्जेंस के थ्रू होता है वो अस्थमा है, उसकी जो ट्रीटमेंट है वो इनहेलर्स हैं। अगला वो हमें डिजीज़ बता देते हैं एम्फिसीमा, तो इसके जो कॉज होते हैं स्मोकिंग है, ट्रीटमेंट स्टॉप स्मोकिंग, ठीक है। एम्फिसीमा वैसे अनडूएबल है बट आप लोग अगर स्मोकिंग रखोगे तो आप थोड़े तो बेहतर हो जाओगे। उसके बाद लंग कैंसर है और लंग कैंसर के जो कॉजेज हैं वो भी स्मोकिंग है एंड इसकी ट्रीटमेंट लिख दी गई है, दैट इज़ न्यूमोनेक्टोमी, ठीक है। उसके बाद हमसे वो कहते हैं एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉजेज, सिम्टम्स एंड टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। तो कॉजेज सबसे पहले आप लोग ब्रोंकाइटिस को ऐसे देख लें, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, इसकी ये डायग्राम है, ठीक है। एक्यूट ब्रोंकाई और नॉर्मल ब्रोंकाई की। उसके बाद वो हमें मैंने कॉज बताए हैं उनको, स्मोकिंग मेजर है, देन वायरल इन्फेक्शंस, एयर पोल्यूशन एंड डस्ट इसके माइनर कॉजेज हैं। उसके बाद हमसे सिम्टम्स पूछते हैं, सिम्टम्स कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वीजिंग, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, फॉर्मेशन ऑफ येलो ग्रीन म्यूकस, ये बहुत बड़ा इसका सिम्टम है, देन फीवर। उसके बाद टाइप्स इसके एक्यूट एंड क्रॉनिक है, जो हम लोग पहले ही पढ़ गए हैं कि एक्यूट शॉर्ट टर्म इन्फ्लेमेशन एंड क्रॉनिक इज लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन, ठीक है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन एक्सटर्नल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, कॉजेज, सिम्टम एंड इफेक्ट बताने हम लोगों ने नमोनिया के। तो इसके कॉजेज सबसे पहले हम लोग सिम्टम्स ऐसे देखे लेंगे, फीवर, चेस्ट पेन, कफ, हेडेक, सोर थ्रोट, नोजिया एंड डायरिया, ठीक है। हम लोग ऐसे पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन में ही पढ़ के आए। इसके कॉजेज हैं स्पेक्टोटस निमोनिया एंड इसके इफेक्ट्स हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वेलाई, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड रैपिड हार्ट रेट,
ठीक है? ये सारे वो एसएलओज़ थे जो मैंने आज आप लोगों को कवर अप किए हैं थ्रू गंतव्य पब्लिशर की बुक। ठीक है? अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग ईज़िली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।